नमस्कार। मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम 14 मई के सारे समाचार आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। एक एक करके हम हर समाचार को डिटेल में पढ़ते जाएंगे। हम पहले समाचारों की तरफ अब चलते हैं। पहले समाचार में 5D प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। 5D प्रोजेक्ट महासागरों की गहराई को मापने के लिए किया जा रहा एक परीक्षण था। महासागरों की गहराई को लेकर अलग अलग डाटा सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार पांचों महासागर, जितने आप महासागर जानते हैं, उन सब की गहराई का एक बार दोबारा परीक्षण किया गया और दुनिया के सभी 5 सबसे गहरे स्थानों की सूची जारी की गई है अलग अलग महासागरों को लेकर। ये अभी आने वाली स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे। मॉली होल, ब्राउसन डीप, अननेम डीप, चैलेंजर डीप और फ्रैक्शन डीप, ये वो 5 अलग अलग गर्त हैं जो महासागरों में पड़े हुए हैं। आप इसमें साफ देख पा रहे होंगे कि प्रशांत महासागर का चैलेंजर गर्त अभी भी सबसे गहरा गर्त बना हुआ है, जबकि हिंद महासागर में अननेम डीप, जो कि जावा के पास है, अब ये सबसे गहरा द्वीप के नाम से जाना जाएगा, या सबसे गहरा गर्त हमें कहना चाहिए के नाम से जाना जाएगा। इस दूसरे समाचार में बलजीत कौर और गुनबाला शर्मा की बात करेंगे। बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश से हैं, जबकि गुनबाला शर्मा राजस्थान की पर्वतारोही हैं। ये अपने दल के साथ नेपाल के माउंट पुमोरी में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, दोनों एक साथ। 7,161 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये शिखर हिमालय का ही एक भाग है। अब तक किसी भारतीय महिला ने यहाँ अपना झंडा नहीं लहराया था। अब इसके बाद से बलजीत कौर और गुनबाला शर्मा का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इन दोनों पर्वतारोहियों को हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। और आप याद रखेंगे माउंट पुमोरी कहाँ पड़ता है? उत्तर है नेपाल। अगले समाचार पर अब हम चलते हैं। अगला समाचार विश्व बैंक की रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा। इसका मतलब ये है कि वो भारतीय जो दूसरे देशों में रहते हैं और वहाँ से अपनी आय का हिस्सा भारत भेजते हैं, उस मामले में भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार भारत 2008 के बाद से लगातार सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना रहा है। सबसे बड़े 5 प्रेषणकर्ता देशों में US डॉलर की अगर हम बात करें जिससे हमें प्राप्त होता है, भारत पहला, चीन दूसरा, मैक्सिको तीसरा, फिलीपींस चौथा और मिस्र 5वें नंबर पर है। साथ ही साथ साल 2020 में सबसे अधिक पैसा जिन देशों से भेजा गया है उनमें USA, उसके अलावा सऊदी अरब, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी, ये सारे देश वो देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा किसी अन्य देश को भेजा गया है। उम्मीद करता हूँ आप ये समाचार समझ पाए होंगे। कोई डाउट हो तो बिल्कुल सवाल कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये समाचार भारत के लिए उत्साहजनक समाचार है। स्पुतनिक V या स्पुतनिक 5, इस जो भारत में प्रयोग किया जाने वाला अब तीसरा टीका होगा कोविड के खिलाफ। रूस के द्वारा ये भारत को प्राप्त होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद ये तीसरा टीका होगा जो भारत के अलग अलग मरीजों को लगाया जा सकेगा या क्योर के लिए लगाया जा सकेगा। भारत में इसकी कीमत 995 रुपये तय की गई है और डॉक्टर रेड्डीज़ लेबोरेटरी इसका निर्माण करेगी। इसका पहला टीका डॉक्टर रेड्डीज़ कंपनी के मालिक दीपक सप्रा को मिला है। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। आपदा के इस दौर में अगर फार्मूले शेयर किए भी जा रहे हैं तो इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी मांग की गई थी कि सभी कंपनियों को फार्मूला शेयर करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक दवा का प्रोडक्शन हो सके। मैं इस बात को एग्री करता हूँ। अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या पूरा विश्व गुजर रहा है, इस दौर में जान बचाने से बड़ी प्राथमिकता ना कोई राजनीति होनी चाहिए, ना कोई धर्म और ना कोई अर्निंग। तो ऐसी स्थिति में स्पुतनिक 5 भारत को मिलना एक सुखद संकेत है। अब हम अगले समाचारों की तरफ चलेंगे। सिंधु दर्शन उत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक बड़ा फेस्टिवल हर वर्ष जून माह में से आयोजित किया जाता था गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इस साल कोविड-19 के कारण ये स्थगित कर दिया गया है। ये हिंदू और बौद्ध आस्था का एक कमाल का समन्वयन हुआ करता था। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो भारत के अलावा तिब्बत क्षेत्र में बहने वाली और फिर पाकिस्तान में बहने वाली ये
बेहद महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। सिंधु नदी भारत के केवल लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है और पाकिस्तान में ये जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है। वैसे सिंधु का महत्व आध्यात्मिक रूप से भी बहुत ज़्यादा है और अगर हम सभ्यता की बात करें तो हम सब जानते हैं कि सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता आगे चल के भारतीय सभ्यता के रूप में जानी गई है। सिंधु नदी तिब्बत मानसरोवर झील के पास से निकलती है और पाकिस्तान में कराची अरब सागर के पास जाकर के समाप्त हो जाती है। ये छोटा सा डाटा आपको याद रखना था सिंधु नदी के बारे में। अगले समाचार पे चलते हैं। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, इसका काम जारी रहेगा, ये केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में नई संसद बन रही है, जैसा आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, और प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है। नवंबर 2022 तक इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य है। 26 जनवरी 2022 की परेड यहीं से प्रस्तावित है। साथ ही साथ सरकार चाहती है कि दिसंबर 2022 का शीतकालीन सत्र भी यहीं आयोजित हो। कोविड के दौर में इस निर्माण को रोकने की अर्जियां लगाई गई थी जो खारिज हो चुकी हैं, इसलिए निर्माण अभी भी जारी रहेगा। अगले समाचार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप में प्रधानमंत्री जी ने जारी कर दी है। अलग अलग राज्यों के साथ वो वार्तालाप में रहे और प्रधानमंत्री जी ने इसे जारी किया। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे डाले गए हैं और साथ ही साथ जैसा कि मोदी जी ने कहा कि गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जाने का लक्ष्य रखा गया है। छत्तीसगढ़ के हम हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ के 26 लाख किसानों को 520 करोड़ रुपए का लाभ इस योजना के तहत प्राप्त हुआ। अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, इस योजना में प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये 3 किस्त में दिए जाने हैं और अब ये ऐसा करते हुए 8वीं किस्त का वितरण किया गया था। अब हम अगले समाचार पर चलते हैं। इस छोटे से समाचार को समझिए। भारत ADB यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक के द्वारा सबसे ज़्यादा कर्ज प्राप्त करने वाला देश बना है। 3.92 अरब डॉलर का कर्ज भारत को प्राप्त हुआ। ये पिछले 35 वर्ष में सबसे अधिक है। भारत की 13 अलग अलग परियोजनाओं के लिए कर्ज दिया गया है, जिसमें सबसे अधिक राशि कोरोना से निपटने के लिए 1.8 अरब डॉलर की दी गई है। अब हम अगले समाचार की तरफ चलेंगे। अब बात की जाएगी पेम्मा सेरिंग की, जो कि तिब्बत के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। निर्वासित तिब्बत सरकार जो धर्मशाला से ऑपरेट करती है, भारत के हिमाचल प्रदेश वाली धर्मशाला, वहाँ से ऑपरेट करती है। वहाँ ये चुनाव हुआ और अपने निकट प्रतिद्वंदी केल्संग दोर्जे को हराकर पेम्मा सेरिंग ने तिब्बत के प्राइम मिनिस्टर बनने का गौरव हासिल किया। पिछले बार वो रनर अप रहे थे, यानी दूसरे स्थान पर आए थे। ये 20 मई को धर्मशाला में शपथ लेंगे। इसके लिए वोटिंग अलग अलग क्षेत्र जहां तिब्बत के लोग रहते हैं वहां से एक साथ की गई थी। भारत में तिब्बत का सबसे बड़ा जनसंख्या समूह निवास करता है अलग अलग क्षेत्रों में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैनपाट तिब्बत के शरणार्थियों का स्थल जाना जाता है, इसीलिए मैनपाट को मिनी तिब्बत भी कह दिया जाता है। साथ ही साथ चीन ने जब तिब्बत पर हमला किया था तो वहाँ से निर्वासित हुई तिब्बत सरकार को भारत ने ही शरण दिया था और तब से ही भारत और चीन के संबंध लगातार बिगड़े रहे हैं। भारत हमेशा से अपने पास आश्रय मांगने वाले लोगों को सहायता देने वाले देश के रूप में जाना गया है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए, न कि शर्म होनी चाहिए। अब हम अगले समाचार की तरफ चलेंगे। ये एक छोटा सा अपडेट है गो एयर विमानन कंपनी से लेकर। गो एयर कंपनी ने अपना नाम बदल करके गो फर्स्ट कर लिया है। वाडिया ग्रुप का मालिकाना हक है इस कंपनी पर और ये 15 वर्ष पुरानी एविएशन कंपनी है। अल्ट्रा लो कॉस्ट कैरियर प्रोवाइड करने के लिए अभी ये जानी जा रही है। हाल फिलहाल में इसने घोषणा की है कि सितंबर 2021 में ये अपना IPO भी लॉन्च करने वाली है। अब हम अगले समाचार पर चलते हैं। द 100 टूर्नामेंट, ये क्रिकेट स्पर्धा है महिलाओं की T20 स्तर की, महिला बिग बैश भी कह सकते हैं आप इसे। इसमें भारतीय खिलाड़ियों में शेफाली वर्मा और राधा यादव पहली बार खेलने वाली हैं सिडनी सिक्सर्स टीम्स के लिए। साथ ही साथ स्मृति मंधाना, वेदा कृष्णमूर्ति ब्रिस्बेन हीट टीम के लिए खेलेंगी और हरमनप्रीत कौर सिडनी थंडर का नेतृत्व करेंगी। तो भारतीय खिलाड़ी जो कि अब दुनिया भर में अपना डंका या अपनी बात मनवा रहे हैं, ये एक अच्छा उदाहरण है उसका। हम शेफाली वर्मा, राधा यादव, स्मृति मंदाना, वेदा कृष्णमूर्ति और हरमनप्रीत को शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए। और आपको क्या करना है, आपको ये सारे नाम याद रखने हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर भारत जैसी IPL स्पर्धा जो वहाँ हो रही है उसमें अपनी अपनी टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले समाचार पर चलते हैं।
चीनी अंतरिक्ष यान मंगल पर लैंड कर गया है। तियानवेन-1 नाम का ये मानव रहित विमान मंगल की ज़मीन पर उतरा और ऐसा करने के बाद अमेरिका के बाद वो दूसरा ऐसा देश बन गया जो मंगल की ज़मीन पर अपना यान उतारने में सफल हुआ। मंगल के यूटोपिया प्लेनेटेरिया नामक स्थान पर ये जहाज़ उतरा है और ये रोवर वहाँ से मिट्टी और वहाँ के वातावरण के नमूने लेकर के सेंड करेगा, जिसका अध्ययन चीन करने वाला है। भारत का भी एक यान भेजा गया था, लेकिन वो बाहरी ऑर्बिटर या बाहरी कक्षा के अध्ययन के लिए था, इसलिए भारत के लिए अभी मंगल का ये अभियान दूर नज़र आ रहा है और चीन हमें चिढ़ाता हुआ सा नज़र आ रहा है। लेकिन चीन को शुभकामनाएं देते हैं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 से यूएन हर साल ये दिवस मना रही है। इस साल के लिए थीम सोशल जस्टिस ट्रांजिशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आगे भी है द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन सोशल डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ ऑल। 2021 के लिए ये थीम है। पता नहीं किताब का नाम लिख रहे थे, लगा मुझे। बहरहाल आपको याद कर लेना है। और अब हम अगले समाचार की तरफ मूव कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। इस अंतिम समाचार में मलेरकोटला के बारे में पढ़ेंगे। ये पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया। मुस्लिम बाहुल्य जिला है, इसलिए इस बात को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। ईद के दिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस बात की घोषणा की कि अब इसे 23वां जिला बनाया गया है। वैसे तो ये एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया है। अलग अलग राज्य की सरकारें इसका विरोध कर रही हैं क्योंकि मुस्लिम आबादी वाले एक क्षेत्र को जिला घोषित कर दिया गया है। बहरहाल पंजाब की राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए और धर्म की राजनीति से भी हमें दूर रहना चाहिए। हमें याद करना है सिर्फ ये फैक्ट कि मलेरकोटला अब पंजाब का 23वां जिला होगा। तो इतना कुछ था हमारे पास समाचारों में। साथ देने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।